नमस्कार। इस समय देश में सबसे चर्चा का विषय है ये प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का। आप कोई भी टीवी चैनल खोल लीजिए, कोई भी अखबार उठा लीजिए, हर अखबार और हर चैनल की सुर्खियां बस यही है कि प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का क्या मतलब है, क्या इसके सियासी मायने हैं, असल में यह किन किन लोगों तक पहुंच रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। इस तमाम सारी चीज़ों को जिसको लेकर के आप सोशल मीडिया से लेकर के, फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके, यूट्यूब से लेकर के किसी भी चैनल पर जाएंगे तो आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों की चाशनी में लपेट करके प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज ऐलान किया है, दरअसल वो है क्या, उसकी सच्चाई क्या है। अब पहली बात तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए राहत पैकेज का मतलब क्या होता है। राहत पैकेज का मतलब होता है कि जब देश इस समय वर्तमान में कोरोना महामारी से जूझ रहा है, राहत पैकेज उसे कहते हैं। राहत पैकेज की जो परिभाषा होती है उसके मुताबिक हमने आपको मुसीबत के समय कोई चीज़ दे दी तो उसको वापस नहीं लेते हैं, जिसको कहते हैं राहत पैकेज, जिसे कहा जाता है मदद। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया है उसमें वह पहली बात तो ये है कि किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं। जो भी दे रहे हैं वह कर्ज के रूप में, वह लोन के रूप में, वो ईएमआई के रूप में, यानी कि हम आपको अभी तो दे रहे हैं लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपसे हम वो चीज़ें वापस लेंगे। यानी कि ये एक तरह से ये राहत पैकेज नहीं है, ये कर्ज है। भारत हमेशा अमेरिका से अपनी तुलना करता है। जब भी बात आती है तो अमेरिका की बात होती है। कहा जा रहा है कि भारत ने जो अपने यहाँ का आर्थिक पैकेज दिया है, भारत की जीडीपी का 10% है, 20 लाख करोड़ का। तो ये बात सच है कि भारत की आबादी, भारत की जो अभी अर्थव्यवस्था है करीब 2.5 ट्रिलियन की है, 2.5 के आसपास, इससे कुछ कम ही होगी। तो उस हिसाब से 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया है वह उसके अनुरूप ही है। लेकिन अमेरिका ने की बात करें तो अमेरिका ने अभी जब कोरोना काल में उनके यहाँ लोग बेरोजगार हो गए तो उन्होंने करीब 9.5 लाख करोड़ का बेरोजगारी पैकेज दिया है। यह वो पैकेज है जो बेरोजगारों को दिया जा रहा है, जो लोग की नौकरी चली गई है, जो लोग काम पे नहीं हैं इस समय, लेकिन उनसे ये पैकेज वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री ने जो पैकेज दिया है वो सब की सब वापसी होगी। यानी कि पहली बात तो ये है कि ये राहत पैकेज है ही नहीं। फिलहाल अब इसे आप अपने हिसाब से शब्दों की संज्ञा आप चुन सकते हैं। मेरा काम है आपको सच्चाइयों से अवगत कराना। प्रधानमंत्री के अति उत्साहपूर्ण भाषण के बाद जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के सामने तमाम सारी चीजें रखी, तो जो चीजें सामने आई वह भी किस तरह की चीजें थी, क्या चीजें निकल के आई, उस पर हम बाद में विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, दरअसल वो 20 लाख करोड़ का पैकेज है ही नहीं। वो पैकेज है 10,000 करोड़ के आसपास का। उस पैकेज की क्या स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। आप अपना कागज और कलम उठा लीजिए, क्योंकि यह जो आंकड़ा है जो गणितीय लिहाज से है उसको हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था अपने भाषण के दौरान कि जब हम आर्थिक पैकेज जो दे रहे हैं उस 20 लाख करोड़ में वो पुरानी देनदारियां भी शामिल हैं जो आरबीआई ने दी है। यानी कि अगर उनको जोड़ लें तो वो पैकेज 10,26,000 करोड़ का बैठता है, जो प्रधानमंत्री अभी इस समय देंगे। इसके पहले अब आप पूछेंगे कि ये कैसे, क्योंकि आपको बताते हैं कि आरबीआई ने जो अब तक के दे रखी, यानी अप्रैल और मई माह में जब कोरोना काल से देश गुजर रहा था तो तमाम सारे पैकेजों का उन्होंने ऐलान किया जो लगभग 9,74,000 करोड़ के हैं। ऐसे में जब 9,74,000 करोड़ अगर आप 20 लाख करोड़ में से निकाल दीजिए तो 10,00,000
26,000 करोड़ ही हमारे हाथ लगता है। ये 10,26,000 करोड़ की ही मुनादी है, ना कि 20 लाख करोड़ की। लेकिन चैनल और मीडिया जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण को भोंपू की तरह सबके सिर माथे पर लगातार बजा रहा है, तो सबके मन मस्तिष्क में जो 20 लाख करोड़ का डाटा बैठ गया है, वह दरअसल सिर्फ 10,26,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज है। अब आपको बता दें कि आरबीआई ने जो डेटा दिया था उस पर हमने खूब गणितीय मंथन किया, तो उसमें जो डेटा निकल के आया, आरबीआई ने सबसे पहले दिया था 8,40,000 करोड़ का पैकेज। इसके बाद दिया 1,70,000 करोड़ का पैकेज, जो कहा गया कि गरीबों की मदद के लिए है। 6 फरवरी को आरबीआई ने 2,80,000 करोड़ का पैकेज दिया। 27 मार्च को 3,74,000 करोड़ का पैकेज दिया। उसके बाद फिर 1 लाख का रेपो पैकेज दिया, 1 लाख करोड़ का। सीआरआर पैकेज दिया 1,37,000 करोड़ का। 17 अप्रैल को 1,37,000 करोड़ का पैकेज फिर दिया गया। इसी तरह सिडबी को 50,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ करके 2 बार फंड दिए गए। तो ये सब कुल पैकेज को अगर आप जोड़ लें तो ये पैकेज जाके बैठता है करीब 9,74,000 करोड़, ये पैकेज है। अब आपको बता दें कि सरकार ने 10,26,000 करोड़ का जो आर्थिक पैकेज दिया है वह किस तरह से है, कैसे है। सरकार ने सबसे ज्यादा जो पैकेज का जो हिस्सा है वो 2 वर्गों में बांटा है, किसानों को और एमएसएमई को। किसान वह है जो इस देश का अन्नदाता है, जो सबसे ज्यादा संकट में है। किसानों की स्थितियां देश में सबसे ज्यादा खराब है। और जो देश दूसरा वर्ग है एमएसएमई, जिसको कहते हैं मीडियम, स्मॉल और मिडिल। ये तीनों जो है वो जो उद्योग हैं वो अब इस समय, जिनकी देश में अगर इस समय की स्थिति देखें तो ये करीब जो है देश में इस समय 6 करोड़ के आसपास यूनिट हैं एमएसएमई की पूरे देश में। अगर इस देश की इस एमएसएमई की स्थितियों को आप नापेंगे तो अब डाटा के लिहाज से, सरकारी डाटा जो है उसके हिसाब से सीएमई का जो डेटा है सरकारी एजेंसियों का, उसमें कहा गया है कि 6 करोड़ के आसपास एमएसएमई इकाइयां हैं पूरे देश में। अब उनको जो पैकेज दिया गया है, आपको बता दें, जिसको बढ़ा करके जो पहले एमएसएमई इकाइयां थी वो जिनका डायमेंशन छोटा हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने उनका डायमेंशन बढ़ा दिया है। अब कहा गया है कि जो एमएसएमई की यानी जो माइक्रो इकाइयां हैं उनकी लिमिट बढ़ा दी गई है 1 करोड़ रुपए, यानी कि जो उनकी क्षमता 1 करोड़ रुपए होगी वही माइक्रो इकाई में माने जाएंगे। इसी तरह से स्मॉल की डायमेंशन बढ़ाया गया है, उसको कहा गया है 10 करोड़ रुपए की, यानी जिसकी क्षमता 10 करोड़ होगी वही स्मॉल इकाई में एमएसएमई में आएगा। तीसरा है मीडियम को माना गया है 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए जिसकी क्षमता होगी उसे स्मॉल मिडिल में माना जाएगा। यानी एमएसएमई के डायमेंशन को जो बढ़ाया गया है वर्तमान के समय में सरकार ने, उसके हिसाब से ये स्थितियां हैं। अब एमएसएमई को जो लोन दिया गया है वो आपको बता दें कि एमएसएमई को जो हम लोन देने की बात अभी तो हम आपको बता दें, लेकिन एमएसएमई को जो मदद की गई है, एमएसएमई के पास सबसे बड़ा संकट एमएसएमई को जो आपको बता दें, जो वर्तमान में नियम है कि 20% जो यानी कि जो आपदा राहत कोष से जो पैसा दिया जाएगा, यानी किसी उद्योग में इन्वेस्ट करने के लिए 20% सरकार देगी और 80% उद्योग को लगाना है। यानी कि अगर आप कोई एमएसएमई इकाई लगाते हैं तो 20% आपको लगाना है और 80% आपको लगाना है और 20% सरकार मदद करेगी। अब आपको बता दें कि जब क्षमता है, यानी कि सबसे हम माइक्रो इकाई की बात कर लेते हैं। माइक्रो इकाई है 1 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए, तब आप माइक्रो इकाई में माने जाएंगे। और एमएसएमई को जो सरकार ने जो लोन दिया है, आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण के ऐलान के मुताबिक एमएसएमई को करीब 3 लाख करोड़ रुपए देने हैं। देखने में ये भारी भरकम राशि लगती है कि 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि शायद एमएसएमई अब माला माल हो जाएगा, लेकिन एमएसएमई अब इस 3 लाख करोड़ का हाल आप जरा सुन लीजिए।
आपको बता दें एमएसएमई को जब निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 लाख करोड़ का लोन हम इसमें देंगे और 4.5 लाख यूनिट्स को ये दिया जाएगा, यानी कि आप 3 लाख करोड़ को 4.5 लाख यूनिट्स में अगर आप डिवाइड करें तो सीधी सीधी सी बात है। इसमें मैं कोई जोड़ गुणा गणित भाग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उनके भाषण को एक शब्दों में रूप में रख के आपके सामने रख रहा हूं। तय आपको करना है कि क्या निर्मला सीतारमण ने कहा, और शायद आपने इस तरह से नहीं जोड़ा होगा जिस तरह से मैंने जोड़ा है। तो एमएसएमई को 3.5 लाख करोड़ का लोन जब उन्होंने कहा कि हम 4.5 लाख यूनिट्स को देंगे, यानी कि हर एक यूनिट के खाते में आएगा 6,67,000 रुपए। अब आप सोचिए जरा, कल्पना करिए 6,67,000 रुपए का लोन एक एमएसएमई इकाई को मिलेगा। अगर माइक्रो इकाई में कोई लगाना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए उसको लगाने होंगे, यानी 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर उसको दिखाना होगा। अब 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर के लिए उसको मिलेगा 6,67,000 रुपए, जो अधिकतम है। अब 6,67,000 रुपए लेकर के बाकी के 94 लाख रुपए कहां से वो लेकर के आएगा जो एमएसएमई की इकाइयां हैं। अब आप बताइए, ऐसे में एमएसएमई इकाइयां क्या देश में बढ़ेंगी, या जो लगी हुई हैं उसमें से कौन जो है इस लोन को लेना चाहेगा? क्योंकि सबसे बड़ा संकट, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि बैंक भी इनको लोन देना नहीं चाहेंगी। भले ही सरकार का फौरी ऐलान हो गया हो, ये कई लोगों को बढ़ भी जाए, लेकिन असल में सच्चाई यही है कि एमएसएमई जो प्रोडक्ट बनाता है, एमएसएमई की जो इकाइयां हैं जो प्रोडक्ट बनाएंगी, जो कोई चीज़ जो बनती है बाजार में तो उसको बेचना भी पड़ता है, और बेचने के लिए खरीदार भी चाहिए। और देश में इस समय जो स्थितियां हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। देश में अब एक सर्वे के मुताबिक देश के लोगों ने इस समय ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में खाने की चीज़ों की कमी कर दी है, यानी कि अब वो खाने की चीज़ों को कम कर रहे हैं, वो बचा रहे हैं, कि कह रहे हैं कि आज अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो कल की स्थिति पता नहीं क्या होगी। क्योंकि देश सिर्फ बातों में उलझाया जा रहा है, देश के पास न कोई रणनीति है न कोई समझ है। देश सिर्फ प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो वो सिर्फ शब्दों का वो लबो-लुआब ताना बाना बोलते हैं, जिससे लगता है कि देश में कोई संकट नहीं है। आज आपको बता दें, देश की स्थितियां वो हैं, पूरी दुनिया जब चीन को कोस रही थी तो कहा जा रहा था कि चीन में सबसे ज़्यादा मरीज थे, तो पूरी दुनिया की निगाहें चीन पर लगी थी कि चीन ने अपने यहाँ लॉकडाउन खोल दिया है, चीन में इतने मरीज हो गए हैं, चीन में इतने मरीज हो गए हैं, और चीन में लोगों को अपने जान की परवाह नहीं है। लेकिन आज भारत की स्थिति करें, भारत की स्थिति की बात करें तो आज की डेट में, यानी कि 16 मई को भारत चीन के कोरोना पॉजिटिव मरीजों से आगे निकल गया है। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मैक्सिमम संख्या 82,000 थी, आज भारत की संख्या 85,000 है, यानी कि भारत चीन से कहीं ज़्यादा है। और आज हमारी स्थिति है कि लॉकडाउन सिर्फ खबरों में है, लॉकडाउन सिर्फ कागजों में है। लॉकडाउन 3 में तो ये स्थिति है कि सड़कों पर आपको लॉकडाउन नहीं दिख रहा है। कल से जब लॉकडाउन 4 होगा और तमाम सारी और रियायतें आएंगी, तब आप जरा सोचिए कि कोरोना की मरीजों की संख्या क्या होगी। जरा उस कल्पना करिए, और उसके बाद देश की जो स्थिति होगी जरा उस पर भी अपने जहन में, एक दिमाग में कोशिश करिए और कल्पना करिए उस समय देश की क्या स्थिति होगी। क्योंकि देश आर्थिक गतिविधियों को बंद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि असल में प्रधानमंत्री भले ही कोई राहत पैकेज का ऐलान करें, लेकिन देश के पास पैसा नहीं है। सच्चाई यही है। अगर सच्चाई देश के पास पैसा होता तो आप सोचिए, मैं आपको एक राज्य की बात बता रहा हूं, एक राज्य में उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के 6 भत्तों को रद्द कर दिया है। अगर सरकार के पास पैसा होता तो सरकारी कर्मचारियों के 6 भत्ते क्यों रद्द किए जाते हैं? इससे सरकार को भले ही 1,500 करोड़ का लाभ हो गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की स्थिति जरा आप जानिए। सरकारी कर्मचारियों की स्थिति यह है उत्तर प्रदेश में कि 6 भत्ते कम हो गए हैं।
तीन तीन डीआरए कम हो गए हैं। जनवरी का डीआरए उनका चला गया, जुलाई का चला गया और आगे वाली जनवरी का भी चला जाएगा। पुलिस सड़कों पे है, पुलिस के भत्ते रद्द कर दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की स्थिति तो इतनी है कि सरकारी कर्मचारियों से जब आप बात करिए तो वो कहते हैं कि हमारी स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। हमारे भत्ते चले गए, हमारा डीआरए चला गया, उसके बाद हमारे पास दो दो तरह से फंड मांगे जा रहे हैं। हमको एक चिट्ठी भेजी जाती है, उसमें कहा जाता है कि पीएम केयर फंड में आपको पैसा देना है, सीएम केयर फंड में देना है, आप देना चाहते हैं या नहीं, हाँ या नहीं पे टिक करिए। वो कहते हैं हमारी त्रासदी है, हम नहीं पे टिक नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री और सीएम केयर फंड दोनों फंडों में उनसे पैसा भी लिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जब देश के पास पैसा है नहीं तो देंगे कहाँ से? कहाँ से ये सरकार पैसा देगी? जो 10,000 करोड़ का जो पैकेज लेके आया है, इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्थितियां हैं देश की वो भयावह से भयावह है। लेकिन देश इस समय कोरोना की स्थितियों से नहीं बात करना चाहता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सब चीज़ों को खोलने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि हमने जो है भले ही जब लॉकडाउन 4 खुलेगा तो लोग ज़्यादा बीमार होंगे, लोग संक्रमित होंगे, उससे बचने के लिए हमने एम्बुलेंस और अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी करीब 1 लाख बेडों की व्यवस्था कर रखी है। कमोवेश यही स्थिति हर सरकारों की है। तो बेडों की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन लोगों को बचाने की व्यवस्था नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल की स्थितियाँ हैं, आपको बता दें पूरे देश में तकरीबन 12-13 हज़ार वेंटिलेटर होंगे, लेकिन उन वेंटिलेटर्स की स्थिति, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर ही कोरोना का इलाज है। ऐसी स्थिति में जब देश में मरीज बढ़ेंगे तो कहाँ से ठीक होंगे? कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लोग अब ठीक हो रहे हैं, तो ठीक कैसे हो रहे हैं? जो मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ी हुई है वही अपने आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके क्या सरकार के पास कोई दवा नहीं है जिससे सरकार मरीजों के ठीक होने का दावा कर रही है? ये दावा तब किया जाना चाहिए जब सरकार के पास दवा हो और सरकार बताए कि हमने इतने मरीजों का इलाज कर लिया है, लेकिन दवा तो कोई है नहीं। आप वेंटिलेटर और भगवान भरोसे छोड़ दे रहे हैं। जो मरीज बच जा रहे हैं वो आपके आंकड़ों में शामिल हो जा रहे हैं और जो नहीं ठीक हो पा रहे हैं वो मौत के आंकड़े में शामिल हो जा रहे हैं। खैर, हम आज बात कर रहे थे देश के आर्थिक पैकेज की। प्रधानमंत्री ने जिस तरह के राहत पैकेज का ऐलान किया है वो हम आपको बता रहे थे कि तो ये जो 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन एमएसएमई इकाइयों का है, 4.5 लाख यूनिट को दिया जाएगा, तो हर एक के खाते में आएंगे 6,67,000 रुपए। अब इतने से एमएसएमई इकाइयां चलेंगी नहीं चलेंगी, क्या इससे कोई उद्योग खड़ा हो पाएगा, यह आप सोच सकते हैं। मैंने सवाल आपको दिया है, सोचना आपको है। आपको बता दें कि जो कहा जा रहा है, जो एमएसएमई की इकाइयों को छोड़ दीजिए, जो गरीबी रेखा, जो देश में जो लोग हैं, यानी कि अगर 2001 की जनगणना ले लीजिए और 2020 में मानिए, 2020 में जो लोग आंकड़ा है, एक सरकार का ये आंकड़ा आपको बता रहा हूं मैं, कोई किसी निजी एजेंसी का या अपना सर्वे का नहीं बता रहा हूं। 2020 में जो कमाई का आंकड़ा है, यानी जो गरीबी रेखा में जो बीपीएल के लोग हैं, जिनकी आबादी करीब ये कहा जाए गरीबी रेखा से, जो बीपीएल वाले हैं, मैं उनकी आय आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां ग्रामीणों की मासिक आय, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनकी 840 रुपए महीने है। यानी कि आप इसको जोड़ेंगे तो 28 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आएगी। 28 रुपए प्रतिदिन एक गरीब कमाता है तो वह बीपीएल की श्रेणी में है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बीपीएल की श्रेणी से नीचे ही हैं। और यही आंकड़ा जब शहर में आप आ जाते हैं तो उसकी मासिक कमाई है 990 रुपए, यानी कि 33 रुपए प्रतिदिन। अब आप सोचिए, जो आदमी 28 रुपए प्रतिदिन कमाता होगा गांवों में या 33 रुपए प्रतिदिन कमाता होगा, वह लोग, अगर इन सब का डेटा जोड़ दिया जाए पूरे भारत में, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा वाले हैं, यानी कि जो, तो इनका सबका अगर आप डेटा जोड़ेंगे तो ये संख्या तकरीबन 100 करोड़ के आसपास है जो भारत में है। यानी कि 25-30 करोड़ लोग ही भारत में ऐसे हैं जो
सुरक्षित हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, यानी कि 25-30 करोड़ लोगों की आबादी को छोड़ दीजिए, जो मीडियम क्लास है, जो ये कहने की स्थिति में है कि हम आर्थिक रूप से खाने पीने की स्थिति में हैं, समृद्ध हैं, पूरी तरह से समृद्ध तो आज बहुत कम लोग हैं। लेकिन जो वर्तमान की स्थितियां हैं, अगर 100 करोड़ लोग जिनकी आय 28 रुपये प्रतिदिन और 33 रुपये प्रतिदिन है, तो यह लोग MSME के बनाए हुए उत्पादों को कैसे खरीदेंगे, जरा इसकी आप कल्पना कर लीजिए। MSME ऐसे में क्या उद्योग लगाएगा, क्यों उद्योग लगाएगा और क्यों सरकारी लाभ लेगा। लेकिन ये जो डेटा है, जो बड़े गर्व से निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर रोज शाम को 4 बजे बताते हैं, जरा उसका सच सुन लीजिए। MSME को 3 लाख करोड़ का जो दिया गया है, वो सिर्फ 6,67,000 रुपये एक यूनिट को मिलने जा रहा है, 4.5 लाख यूनिट को। अब आप सोचिए, भारत में हमने आपको बताया 100 करोड़ लोग इसी दायरे में आते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा में आता है। ये भारत की स्थिति है, उस भारत की जिसकी तुलना प्रधानमंत्री अक्सर अमेरिका से करते हैं, जिसकी बात कही जाती है कि हम $5 ट्रिलियन की इसकी व्यवस्था को बनाएंगे। तो भारत में जब हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आता है, अगर यही स्थिति आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में 55% लोग इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि गरीबी रेखा में आते हैं। यूपी बिहार की अगर पूरी जनता जोड़ दें, तो मतलब जनसंख्या, तो यूपी की जनसंख्या 23 करोड़ है और ये 12-13 करोड़ बिहार की जनता है। तो दोनों की जनसंख्या को अगर जोड़ दें तो दोनों की जनसंख्या तकरीबन 34 करोड़ के आसपास बैठती है। इसमें से 34 करोड़ में से 14 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। या अब आप जरा कल्पना करिए कि जो स्थिति है, अगर आप इसको राज्यों में जाके, मैं सिर्फ 2 राज्यों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों राज्यों का देश की जनसंख्या में, देश के हर चीज़ में, चुनाव में, संसद में, विधानसभा में, देश की विकास में यूपी और बिहार का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो यूपी में करीब हर तीसरा व्यक्ति BPL श्रेणी में आता है, जबकि बिहार में हर दूसरा व्यक्ति BPL की श्रेणी में आता है। ऐसे में आप सोचिए, जब 100 करोड़ लोग जो है भारत में असुरक्षित हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो सिर्फ 25 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो संपन्न हैं। इसीलिए मैंने कहा था, मैंने सवाल उठाया था कि अगर भारत की जनसंख्या को, जो 100 करोड़ की जनसंख्या है, यानी कि जो गरीबी रेखा में आती है, जो BPL धारक है, अगर इसको आप 20 लाख करोड़ का, जो प्रधानमंत्री ने, अभी मैं 10 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, अगर प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ के पैकेज को इन्हीं 100 करोड़ में बांट दें, यानी गरीबी रेखा से लोगों को, जो BPL में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनकी मासिक आय 38 रुपये, 33 रुपये और 24 रुपये है, 33 रुपये और 28 रुपये है, उनको बांट दें तो ये तकरीबन 20-20 हज़ार रुपये का सबके खातों में आ जाएगा। अब आप सोच कहेंगे कि जब कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, जब मैंने सोशल मीडिया पे सवाल पूछा, तो लोगों ने कहा कि लोग चट कर जाएंगे पैसे और लोग जो है इस पैसे को हजम कर जाएंगे, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था तो सुधरेगी नहीं। बात सही है कि जब गरीबी रेखा से, गरीबी लोगों में 100 करोड़ की आबादी में 20-20 हज़ार रुपये पहुँचेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। देश की अर्थव्यवस्था तो यूं भी नहीं सुधरेगी, लेकिन इन 100 करोड़ लोगों के खातों में जब 20-20 हज़ार रुपये पहुँचेंगे तो कम से कम वह लोग, उसमें से करीब 58 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक 20,000 रुपये की रकम देखी ही नहीं है। ये देश की त्रासदी है भारतवर्ष की। जब 20,000 रुपये उनके खाते में पहुंचेंगे तो वो बहुत सारे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। जो भुखमरी के कगार पे हैं वह भुखमरी के कगार पर नहीं रहेंगे। और जो बाकी बचे हुए हैं करीब जो 40-42%, वह लोग, उन लोगों की साल भर की कमाई 1 लाख रुपए है। तो इन सब लोगों को अगर 20,000 रुपये का धनराशि सरकार की ओर से मिल जाएगी तो इनको एक बड़ी राहत तो फिलहाल मिल जाएगी, लेकिन सरकार उन्हें नहीं देगी क्योंकि उन लोगों से उसे वापस नहीं मिलना है। लेकिन सरकार सिर्फ जादूगरी दिखा रही है, बाजीगरी दिखा रही है शब्दों की कि किस तरह की स्थितियां हैं देश में। हम आपको वही बताने की स्थिति कर रहे हैं। और आपको बता दें कि
फिर सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो ऐलान किया, 20 लाख करोड़ का जो ब्रेकअप दिया निर्मला सीतारमण ने। दूसरा पैकेज उन्होंने बताया कि 86,000 करोड़ रुपए, 86,060 करोड़ रुपए किसानों को दिया जाएगा। आपको बता दें 86,060 करोड़ रुपए किसानों को दिया जाएगा। ये 63 लाख लोगों को दिया गया है। अब आप 86,600 करोड़ रुपए, 86,600 करोड़ रुपए जब आप किसानों को दे रहे हैं, 63 लाख किसानों को दे रहे हैं, जरा आप इसका भी आप हिसाब कर लीजिए। 86,600 करोड़ रुपए जब आप किसानों को देंगे, 63 लाख किसानों को, तो ये एक किसान के खाते में आएगा 13,746 रुपए, यानी कि सिर्फ किसानों के खाते में आएगा 13,746 किसानों के 13,746 रुपए। ये वो किसान हैं जो सिर्फ 63 लाख किसान हैं, जबकि भारत में मैंने आपको बताया कि करीब 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इसी तरह सरकार ने कहा मुद्रा किसान लोन, मुद्रा शिशु लोन जिसकी क्षमता जो है करीब 50,000 रुपए होती है, लेकिन मुद्रा शिशु लोन में सरकार ने कहा 1,500 करोड़ रुपए। जब सरकार इस तरह के शब्दों के चयन करती है, तो मुनादी करती है, तो ऐसे लगता है, आम आदमी को लगता है, जब वो मीडिया के सामने बैठता है, चैनल के सामने बैठता है और या अखबार के सामने बैठता है, क्योंकि कोई पत्रकार इस समय ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष होकर के चीज़ों को रखे, लेकिन देश का मीडिया इस समय पता नहीं किस तरह से काम कर रहा है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपका काम, हमारा काम है आपको समझाना। ये देश के, मैंने हमेशा सरकार के पक्षों को रखा, आज भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ों को समझने की कोशिश है कि किस तरह से चीज़ों को दिखाया जा रहा है और हकीकत में लोगों, क्योंकि आम आदमी का अधिकार है कि वो चीज़ों को समझे कि वास्तव में हो क्या रहा है उसके साथ। जब किसानों को बताया गया 86,600 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया, तो ये अखबारों की फर्स्ट पेज की सुर्खियां बनी, चैनलों ने इसको 200 पॉइंट में दिखाया, लेकिन ये एक किसान के सिर्फ खाते में 13,746 रुपए आए, वो सिर्फ 63 लाख किसानों के, जबकि भारत के गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ के आसपास है। बहुत दूसरी बात, मुद्रा शिशु लोन वह है जिसकी क्षमता 50,000 रुपए है। आपने इसमें 1,500 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया है, इसके और कहा है कि ये इससे 3 करोड़ लोगों को लोन दिया जाएगा। अब आप सोचिए, 3 करोड़ लोगों को जब 1,500 करोड़ रुपए की राशि बांटी जाएगी, तो हर एक के खाते में आएगा मात्र 500 रुपए। ये वो 500 रुपए है जिसे अखिलेश यादव की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता के रूप में बांटा था, लेकिन उसे कभी वापस नहीं लिया था। लेकिन ये भारत सरकार बांट रही है मुद्रा शिशु लोन, यानी कि जिसे भी यह भी वापस लिया जाना है, और वो भी आपको, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 500 रुपए। आप 500 रुपए लोन लेकर के कौन सा काम कर लेंगे, कितने दिन खाना खा लेंगे, ये जरा आप कल्पना करिए। मैं सिर्फ सवालों की झोली में आपको एक एक सवाल डाल रहा हूं। फिर बात कर लीजिए पीएम केयर फंड की। पीएम केयर फंड से कहा गया है कि 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा। ये जनाब बहुत बड़ी संख्या है प्रवासी मजदूरों की। प्रवासी मजदूरों के लिए कहा गया कि पीएम केयर फंड से 1,000 करोड़ रुपए। ऐसा लगा जब इसका मुनादी की गई तो लगा कि अब सारे प्रवासी मजदूरों माला माल हो जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है प्रवासी मजदूरों की, लेकिन आप इसको अगर आज की जनता के प्रवासी मजदूरों के हिसाब से नापेंगे तो करीब भारत में 23 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। जी हाँ, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वही प्रवासी मजदूरों की संख्या है। अगर उत्तर प्रदेश के, माफ करिएगा, अगर देश के प्रवासी मजदूरों के खाते से इस 1,000 करोड़ को हम नाम डालेंगे तो 1,000 करोड़ रुपए अगर 23 करोड़ प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे तो एक मजदूर के खाते में आएगा सिर्फ 45 रुपए 47 पैसे। अब आप सोचिए,
जब 1,000 करोड़ की मुनादी की गई तो लगा कि अब सारे मजदूरों की स्थितियां शायद सुधर जाएं। मजदूरों को लगा कि अब उनके दिन फिरने वाले हैं, लेकिन उन मजदूरों को बता दें कि उनके खाते में मिलेगा सिर्फ 45 रुपये 47 पैसे। जरा आप बताइए कि इन 45 रुपये से मजदूर कौन सा काम कर लेंगे। जब वो काम करते थे तो उन्हें 400 रुपये 500 रुपये 300 रुपये मनरेगा के तहत मिलता था, लेकिन अब जब वो सब काम छिन गया है और पीएम केयर फंड से मजदूरों को दिया जाएगा 45 रुपये 47 पैसे। ये वो आंकड़े हैं जो आंकड़ों की बाजीगरी सरकार ने आपके सामने की और हम उनका सच्चाई आपको बता रहे हैं, क्योंकि दरअसल हकीकत कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखाना है, करना कुछ नहीं है। कुछ करें तो देश के साथ करें। आप कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जिससे देश के लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि अब देश में रोजगार खत्म हो रहा है, कंपनियां बंद हो गई हैं। अभी धीरे धीरे हम आपको उस पर भी आ रहे हैं। अब आपको बता दें, चिकित्सा के संबंध में कहा गया कि 2000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। 2000 करोड़ रुपए जब दिया गया वेंटिलेटर खरीदने के लिए, अब आप सोचिए देश में जब इस समय 1200-1300 वेंटिलेटर हैं और कहा गया कि 2000 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, तब भी एक आस जगी कि अब शायद वेंटिलेटर देश में पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे, क्योंकि जो वेंटिलेटर हैं वह देश में कम हैं और अब शायद जो लोग जाएंगे अस्पतालों में उनको वेंटिलेटर मिल जाएंगे। जब 2000 करोड़ में वेंटिलेटर को दिया गया तो एक वेंटिलेटर की कीमत जान लीजिए। वेंटिलेटर की कीमत अगर बहुत कम आप नापेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास पड़ता है, जो बहुत मैकेनिज्म वाला होता है, और अधिक से अधिक 9 लाख रुपए के आसपास का वेंटिलेटर पड़ता है। लेकिन इन्होंने जो वेंटिलेटर खरीदने की बात कही है अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उसको कहा गया है कि करीब उसकी कीमत होगी 4 लाख रुपए के आसपास। अगर 4 लाख रुपए के हिसाब से 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, ये कहा गया है। अब क्या खरीदे जाएंगे, कैसा वेंटिलेटर होगा, ये हम सवाल भविष्य के खाते में छोड़ते हैं कि 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए दिए गए हैं। फिर दिया गया है 100 करोड़ रुपए कोविड रिसर्च के लिए दिया गया। अब आप सोचिए, भारत में दवाएं हैं नहीं, भारत में वैक्सीनेशन बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी बेंगलोर में है। वैक्सीनेशन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको आपको बता दूं, वैक्सीनेशन एक कांच की शीशी में रखा जाता है, वह कांच भी अभी नहीं है। कहा जा रहा है कि जब वैक्सीनेशन बनेगी तो वो किस बॉटल में रखा जाएगा, वो बॉटल भी अभी नहीं है भारत में। अगर वो बनेगी, अभी बॉटल ही नहीं है, उस मात्रा में बॉटल बनेंगी, फिर इतनी बॉटल बनेंगी तो उतनी वैक्सीनेशन रखी जाएंगी, ये सब अभी बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन अभी सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिया गया है। 100 करोड़ रुपए से कौन सा रिसर्च हो जाएगा, कौन सी वैक्सीनेशन बन जाएगी, कौन सी दवाइयां इजाज हो जाएंगी, आप ये सब कल्पना करते जाइए। अब आपको बता दें कि कहा जा रहा है मनराशि। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जो मुद्दा है वह प्रवासी मजदूरों का है। चाहे वो देश की सरकार नरेंद्र मोदी की हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, उड़ीसा की हो, तेलंगाना की हो, दिल्ली की हो, सभी जगहों पे बात की जा रही है प्रवासी मजदूरों की, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इन्हीं की है। प्रवासी मजदूर हर राज्य से निकल के जाते थे, दूसरे राज्यों में काम करते थे, सभी जगहों पर फैक्ट्रियों में काम चल रहा था, कंपनियों में काम चल रहा था, दिहाड़ी पर काम करते थे, टैक्सी चलती थी, टैक्सियों पर काम करते थे। लेकिन अब ये सारे लोग वापस लौट रहे हैं। कहा जा रहा है, सरकारें कह रही हैं लगातार कि आप मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराइए, मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को काम देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई बातों से, बयानों से कोसों दूर है। आपको बता दें कि 2019 और 2020 का डेटा आपको बताते हैं कि मनरेगा में कितने लोगों को काम दिया गया है। अगर 2019 की बात करें अप्रैल में, यानी कि पिछले वर्ष के अप्रैल में करीब 2,03,12,033 लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला था। फिर से जोड़ लीजिए, 2,13,12,033 लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला, जबकि इस साल अप्रैल में यानी कि इसी महीने 1,77,61,412 लोगों को काम दिया गया है, यानी कि करीब 36 लाख कम लोगों को काम मिला है। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम काम दे रहे हैं,
काम बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम कम हुआ है। पिछले वर्ष काम ज़्यादा था, इस वर्ष काम 36 लाख कम लोगों को काम मिला है। मई महीने की बात करें तो अभी मई चल रहा है, अभी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन हम एक एवरेज लेके चलते हैं तो पिछले साल के मई में करीब 3 करोड़ 61 लाख लोगों को काम दिया गया था, जबकि इस साल सिर्फ 2 करोड़ 72 लाख लोगों को काम मिल पाएगा। जो रेशियो अभी चल रहा है उसके मुताबिक यहाँ भी करीब जो है आप ये मानिए करीब 35-40 लाख लोगों को काम कम मिलेगा। तो जब आप अभी काम नहीं दे पा रहे हैं तो आगे चल के जो प्रवासी मजदूर, जो 23 करोड़ की जनसंख्या है, 23 करोड़ की संख्या है जिसकी प्रवासी मजदूरों की, उत्तर प्रदेश में ही आपको बता दें कि करीब 6 करोड़ किसान 6 करोड़ जो प्रवासी मजदूर है। जब ये लौटेगा 6 करोड़ प्रवासी मजदूर जो टैक्सी चलाता है, दूसरी जगहों पे काम करता है, तो क्या इनको उत्तर प्रदेश सरकार काम ले पाएगी, बिहार सरकार काम दे पाएगी, दिल्ली सरकार काम दे पाएगी? हर जगह प्रवासी लोगों की काम करने की बहुत बड़ी संख्या है। तो अब इन कामगारों का क्या होगा, इन मजदूरों का क्या होगा, जो लोगों की नौकरी गई उनका क्या होगा? तो ये सब आंकड़े हैं जिससे मोदी सरकार और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि 6,500 करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया है अनाज खरीदने के लिए। 6,500 करोड़ रुपए। जब आप ये आंकड़ा सुनते हैं तो आपको लगता है कि अब अनाज के गोदाम भर जाएंगे, किसानों का गेहूं उनके खेतों से खरीद लिया जाएगा, अब किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा, उनके दामों का, उनकी फसलों का उचित दाम मिल जाएगा। ये सब कल्पनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हकीकत इनसे बहुत दूर है। 6,500 करोड़ रुपए जब राज्यों को अनाज देने के लिए मिला है, अगर आपको बताएं, अगर 6.5 करोड़ रुपए से एक राज्य ही उत्तर प्रदेश को अनाज खरीदना पड़े तो भी शायद वो पूरा अनाज नहीं खरीद पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि इस राशि को 28 राज्यों में बांटा गया है। 28 भारत के 28 राज्यों में 6,500 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, लेकिन आप सोचिए कि राज्यों के पास पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से अनाज खरीदेगा? ऐसे समय में जब राज्यों के पास पैसे नहीं हैं, वास्तव में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, किसी भी राज्य के पास पैसा नहीं है। क्योंकि राज्यों के पास पैसा आता कहाँ से है? राज्यों के पास पैसा आता है पेट्रोल से, वह 2 महीने से बिक्री बंद है, डीजल वो बिक्री बंद है, वैट वो बंद है, सेस वो बंद है, शराब वो बंद है। अब जो कीमतें शराब अब 2-4 दिनों से खोली गई, लेकिन वो उसकी भी बिक्री बहुत कम है। जो दुकानें खोली गई उसमें कितनी हेराफेरी हो गई वह एक अलग विषय है। जीएसटी, सामानों की, वाहनों की बिक्री से टैक्स आता था वह भी खत्म हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से टैक्स आता था वह भी बंद हो गया है। टैक्सियां चलती थी वह बंद हो गया है। सिनेमा हॉल बंद हैं, मॉल बंद हैं, बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कंपनियां बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं। तो राज्यों के पास पैसा आएगा कहाँ से? ऐसे में राज्य चले तो कैसे चले? लेकिन मुनादी तो करनी ही है साहब। लेकिन मुनादी का जो डाटा है वो हम आपको बता दें, करीब देश में 15 लाख तो सिर्फ टैक्सियां हैं जो बंद हो गई हैं, और ये 15 लाख लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। जरा आप कल्पना करिए ये सब लोग जाएंगे कहाँ? टैक्स में रियायत दे दी गई है। टैक्स में क्या रियायत दी गई है? टैक्स में रियायत नहीं दी गई है, टीडीएस में रियायत दे दी गई है। टीडीएस से कितनी राहत मिल जाएगी? ये जो लोग टैक्स जमा करते हैं उनसे जरा पूछ लीजिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि टैक्स से रियायत देने से क्या अधिक लाभ होता और टीडीएस में रियायत देने से क्या लाभ हो जाएगा। ये रियायतें सिर्फ फौरी तौर पे हैं और इनका कोई मतलब नहीं है जो टीडीएस में जो रियायत दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मार्च अप्रैल में जो कमी आई है, जो यानी कि सरकारें कह रही हैं कि जो मजदूर हैं उनका हम ख्याल रखेंगे, लेकिन आपको बता दें असल में मजदूर ही अपनी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कम योगदान नहीं देते हैं। अगर आप बताएं कि जो देश में अभी जो पिछला 2 महीना गया है, मार्च और अप्रैल की बात करें तो मार्च अप्रैल में जो मजदूर हैं
जो जिन्हें हम प्रवासी मजदूर कह के बार बार संबोधित कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर, कामगार, यानी कि जो दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, उन लोगों ने करीब 1051 करोड़ रुपया जो है मनी ऑर्डर से अपने अपने घरों को भेजा है। आप सोचिए इनकी कमाई क्या क्या स्थिति है, ये कैसे काम करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और कुल मनी ऑर्डर 1051 करोड़ रुपए का हुआ है। तो आप सोचिए मजदूर अगर ये सब काम बंद कर देंगे तो वो मनी ऑर्डर कहाँ से होगा। उत्तर प्रदेश में ही करीब 274 करोड़ रुपए मजदूरों ने मनी ऑर्डर के माध्यम से अपने घरों को भेजा है। बिहार में ये करीब 101 करोड़ रुपए है। तेलंगाना में करीब 58 करोड़ रुपए है जो मजदूरों ने अपने अपने घरों में भेजा है। ये सब चीजें हैं तमाम सारी जो सरकारें लोगों को समझा रही हैं कि वास्तव में है क्या। अब हम आपको कुछ और चीजें बताने की कोशिश करते हैं कि पलायन की स्थिति यह है कि पलायन जो है करीब 2001 में 31% लोगों ने, 31 करोड़ लोगों ने पलायन किया था दूसरे राज्यों में काम करने के लिए प्रवासी मजदूरों के रूप में। इसी तरह से 2011 में करीब 45 करोड़ लोगों ने किया और 2020 में ये संख्या बढ़ गई है। 48 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में गए हैं काम करने के लिए पूरे देश में। अगर यूपी बिहार की बात करें तो यूपी और बिहार से, जहां मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से कोई पलायन नहीं कर रहा है, हमने सबको अपने यहाँ रोका है, सबको उत्तर प्रदेश में काम मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के गांवों में ही काम मिल रहा है, कहीं बानी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ ODOP कराया गया है, यहाँ पर ये किसान यूपी महोत्सव कराया गया है, यहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें कर इन्वेस्टर समिट कराए गए हैं कि बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तमाम सारी चीज़ों का पुलिंदा खड़ा किया गया। लेकिन यूपी और बिहार से ही करीब 10 करोड़ लोग पलायन कर गए दूसरे राज्यों में काम की तलाश में। तो ये वो आंकड़ा है जो हमने आपको बताया कि पलायन करने वालों की स्थिति जो है वही है। अब आप सोचिए कि हम आपको बता रहे हैं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, यानी कि जो स्थितियां हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जिनके लोगों के पास संकट आया है, तो जो नौकरी पेशा लोग हैं यानी कि 84% लोग हैं शहरी क्षेत्रों में, 84% लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, जिनकी आय खत्म हो गई है। 84% सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं शहरी क्षेत्रों में जिनकी आय इस समय बंद है। इसी तरह से सैलरी पे 76% लोग हैं जिनकी सैलरी या तो नहीं मिली है या मिली है तो आधी अधूरी मिली है। वो सिर्फ इसी उम्मीद में है कि शायद उनकी नौकरी रहेगी या चली जाएगी। 76% लोग ऐसे हैं देश में शहरी क्षेत्रों में जिनकी कंपनियां तनख्वाहें नहीं मिली हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हम किसी भी लघु उद्योग पर या मध्यम उद्योग पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं अगर उसने वेतन नहीं दिया है या वेतन में कटौती की है। मेरे तमाम जानने वालों हैं जिनसे मैंने बात किया सिर्फ जानने के लिए कि क्या अप्रैल महीने में या मई महीने में उन्हें पूरा वेतन मिला, तो सभी ने कमोवेश यही बताया कि उनकी सैलरी में कटौती की गई है। आखिर कटौती करना कंपनियां कहां से देंगी उनको पैसा? कंपनियों के पास पैसा है नहीं, उत्पाद बिक नहीं रहे हैं, कंपनियों की बिक्री बंद है, कार्यालय बंद है, ऐसे में वो पैसा दे तो कहां से दें? उनकी भी मुसीबतें हैं। कैजुअल वर्कर 81% है शहरी क्षेत्रों में जो नुकसान पे है, यानी उसकी आय शून्य हो गई है। इसी तरह से अब ग्रामीण क्षेत्रों का हाल जान लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कम होते हैं, तो वहाँ 47% लोग ऐसे हैं जिनकी आय खत्म हो गई है और सैलरी वाले 62% लोग हैं जिनकी आय खत्म हो गई है, यानी उनकी कटौती हुई है या उनकी तनख्वाहें रुक गई हैं। इसी तरह से कैजुअल की संख्या 67% लोग हैं। अब आपको बता दें कि भारत में इस समय जो स्थितियां हैं कि जो लोगों की आय है वह कितनी कम हो गई है। भारत में जो वीकली अभी तक लोग कमाते थे 2240 रुपए साप्ताहिक कमा लेते थे। एक आम आदमी की आय आपको बता रहा हूं, इसमें सभी तरह के लोग हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में सैलरी क्लास लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, सबको रखा गया है। तो एक औसत है कि भारत में हर सप्ताह लगभग एक ठीक ठाक कमाई करने वाला 2240 रुपए
प्रति सप्ताह कमाई कर लेता था, यानी कि करीब एक नॉर्मल आय की बात करें यानी कि 8 से 10,000 रुपये महीना। ये एक मतलब मिनिमम आय थी जो हो जाती थी, इससे कम आय नहीं होती थी लोगों की, जिससे वो अपना पारिवारिक जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन अब यह इनकम 218 रुपये साप्ताहिक हो गई है, यानी कि महीने में 1,000 रुपये से भी कम, 800 रुपये के आसपास। अब आप जरा कल्पना करिए कि क्या 248 रुपये, 218 रुपये प्रति सप्ताह कमा करके कोई व्यक्ति अपने परिवार का जीवन यापन कैसे कर सकता है। ये सब स्थितियां मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन भारत की स्थिति समझिए। और जो बाहर राहत पैकेज का ढिंढोरा सरकार पीट रही है लगातार कि राहत पैकेज हमने दे दिया है, हमने जीडीपी का 10% दे दिया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। दरअसल ये कुछ भी नहीं है, ये राहत पैकेज है ही नहीं। ये जो बांटा जाएगा वो कर्ज के रूप में, लोन के रूप में, वह भी आपसे रिकवरी होगी, वह भी जिनको दिया जाएगा उससे न भारत की आम जनता को कुछ मिलना है, न भारत के गरीबों को कुछ मिलना है। हमने आपको एक एक आंकड़ा दिया कि किस तरह से लोगों को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मैंने आपको बताया कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी पैसा नहीं है, देश के पास भी पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही 6 भत्तों को रोक करके 1,500 करोड़ की बचत कर ले। अब सरकार, आप सोचिए, मतलब कहने में बहुत हंसी सी आती है कि जब कहते हैं कि हम राहत पैकेज दे रहे हैं और दूसरी तरफ कटौती भी हो रही है। जब हम पैसा बचाने की जुगत में होते हैं तो हम किसी को पैसा देते नहीं हैं। आप समझिए, आप एक अपने ऊपर कल्पना करिए, जब आप कहीं से पैसा, हर तरफ से पैसा बचाते हैं तो क्या आप किसी को पैसा देने की स्थिति में होते हैं? लेकिन सरकारें उल्टा कह रही हैं, सरकारें बचाने की जुगत कर रही हैं। सरकारी कर्मचारियों का राहत रोका जा फंड रोका जा रहा है, डीआरए रोका जा रहा है, उनके भत्तों में कटौती की जा रही है, उनसे जो है वेतन में कटौती करके पीएम केयर्स फंड में पैसा मांगा जा रहा है, उनसे सीएम केयर फंड में पैसा मांगा जा रहा है। तो इन सब चीजों के साथ साथ सरकार ये भी कह रही है कि हम आपको दे भी रहे हैं। सरकार कहां से पैसा दे देगी? बीएसएनएल का आपको बता दें 80,000 कर्मचारियों ने बीएसएनएल के वीआरएस ले लिया था। जब बीएसएनएल घाटे में आया तो 80,000 कर्मचारियों ने कहा कि हम वीआरएस लेंगे, लेकिन उन 80,000 कर्मचारियों को आज तक वीआरएस का पैसा नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार के 6 भत्ते काट लिए गए। कमोबेश हर राज्यों की यही स्थिति है। सरकारी कर्मचारियों के 3 डीआरए चले गए। उनसे जो स्थितियां हैं वो मैंने आपको बताई। तो ऐसे में सरकार से अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि सरकार 20,000 करोड़ का राहत पैकेज देगी, तो ये 20,000 करोड़ के राहत पैकेज सिर्फ एक जुमला भर है। ये आप उसी तरह से कल्पना करिए कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15,000 रुपये प्रत्येक के खाते में आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा हो या चुनावी सभाओं में कहा गया हो, आज भले इससे लोग इनकार करते हैं, लेकिन चुनाव के समय ये नारा खूब चला था कि 15,000 रुपये हर एक के खाते में आएंगे। इसी तरह से ये बाहर 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज बिल्कुल इसी तरह का एक जुमला समझिए। इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें, एक सीएमई एक एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, जिसने तमाम सारी चीजें, एक शोध किया है और उसके बाद जो रिपोर्ट जारी की है, ये मैंने आपको आज तक जो भी डेटा बताया वो सब सरकारी एजेंसियों का है, हमारा कुछ भी नहीं है। निजी एजेंसियों का मैंने कोई भी चीज अपनी रिपोर्ट में नहीं शामिल की है। तो सीएमई ने, जो सरकारी एजेंसी है, उसने जो डेटा बताया है, उसने कहा है कि भारत में 2 तरह के वर्ग हैं, एक 40 साल तक का और एक 40 साल से ऊपर के लोगों का। तो जो भारत में 40 साल के लोग हैं, यानी 40 साल से कम के, ये मतलब 20 साल से लेकर के 40 साल तक के, उनकी संख्या है तकरीबन 44% लोगों की। 44% लोगों की नौकरी, ये लोग वो हैं जो नौकरी करते हैं। 44% लोग हैं, फिर से समझिए, 44% लोग 40 साल से कम उम्र के हैं जो नौकरी करते हैं। इसी तरह से 56% लोग ऐसे हैं जो 40% से ज़्यादा हैं, यह भी नौकरी करने वाले हैं, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, संस्थानों में हो, प्राइवेट हो, व्यक्तिगत हो, दुकानों में हो, किसी तरह से भी हो। तो अब उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि 20 से 24 साल के जो लोग हैं, सबसे युवा हैं, 20 साल युवा
आपको बता दें भारत सबसे युवा देश है। उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में सबसे अधिक युवा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम जिस प्रदेश में हैं वह उत्तर देश का सबसे युवा प्रदेश है। यहाँ पर पूरे देश में 20 से 24 साल के लोगों की नौकरियां जो है उनमें 1,20,00,000 लोगों की नौकरी चली गई है। आप कल्पना करिए, जो 20 से 24 साल के लोग, फिर समझिए 20 से 24 साल के जो लोग हैं उसमें से 1,20,00,000 लोगों की नौकरी चली गई है। 25 से 29 साल के लोगों के 1,40,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसी तरह से 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं वह उनमें से 3,30,00,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। अगर हम बात करें 40 प्लस की, तो 40 प्लस के लोगों की नौकरियां 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं, यानी वो लोग हैं जो बेरोजगार हो गए। अब आप सोचिए 1,20,00,000, 1,40,00,000, 3 करोड़, यानी 3, 3, 6, 7, 1, 8, मतलब करीब 9-10 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो नौकरियों में थे। ये 10 करोड़ का आप मोटा आंकड़ा ले लीजिए तो 10 करोड़ लोग यह भी बेरोजगार हो गए हैं। अब ये कौन सी MSME में जाएंगे, कौन से मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, ये सब सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें देश में 40 साल से कम की जो नौकरी है यानी कि 52% लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और 40 प्लस के 48% लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। ये तमाम सारे डाटा थे जो हमने आपको बताया। अब देखना यह है कि सरकारें जो इस तरह की चीज़ों को ऐलान करती हैं, राहत पैकेज का ऐलान करना अलग बात है, लेकिन देखना यह है कि उस राहत पैकेज से देश के लोगों को किसको भला होना है। अगर ये राहत पैकेज सीधे ना जा करके सिर्फ 100 करोड़ गरीबों में भी बांट दिया जाता तो शायद 20-100 करोड़ लोगों की कुछ दिन की जिंदगी तो सुकून से कटी जाती। लेकिन जिस तरह से पैकेजों का ऐलान किया गया, किसानों को बताया गया, MSME को बताया गया, युवाओं को बताया गया, मुद्रा लोन को बताया गया, लेकिन हकीकत में क्या है वो हमने आपको एक दावों की कलई खोल के रखी है। अब तय आपको करना है कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं। फिर हम आपसे एक नई खबर के साथ जल्द ही फिर से आपके सामने आएंगे। अब फिलहाल मैंने सवाल आपकी झोले में डाले हैं, विचार आपको करना है। आप अपने विचार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके या लाइक करके उस पर कमेंट्स करके दे सकते हैं। धन्यवाद।